नमस्कार। आज के इस कूटनीतिक विश्लेषण में बात होगी लिपुलेख दर्रे पर चल रहे उस बेहद जटिल भू राजनीतिक गतिरोध की जो आजकल दक्षिण एशिया की राजनीति के केंद्र में है। एक कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए भूगोल, इतिहास और आधुनिक रणनीतियों को आखिर कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि हिमालय की इन ऊंचाइयों पर असल में क्या चल रहा है। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले मानस सरोवर यात्रा विवाद, फिर ट्राई जंक्शन का भूगोल, 1816 की सुगौली संधि, उसके बाद बुनियादी ढांचा और राजनीतिक बदलाव, फिर व्यापार, पर्यटन और आजीविका, और आखिर में समाधान का रास्ता। इस स्पष्ट संरचना से ऐतिहासिक जड़ों और रणनीतिक महत्व को समझना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी मानस सरोवर यात्रा विवाद। हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने इस विवाद को अचानक फिर से हवा दे दी? दरअसल नेपाल ने नई दिल्ली और बीजिंग दोनों को ही औपचारिक राजनयिक पत्र भेजकर अपनी कड़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि विवादित लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो भारत और चीन आपसी समन्वय कर रहे हैं वो उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। अब कूटनीतिक नजरिए से सोचिए, एक साथ दो बड़े पड़ोसियों को ऐसे पत्र भेजना ये साफ दिखाता है कि दक्षिण एशिया में ये त्रिपक्षीय कूटनीति कितनी ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा पर कितना गहरा असर पड़ता है। और ये सब लॉजिस्टिक्स के पैमाने पर कितना विशाल है, इसे ऐसे समझिए। जून से अगस्त तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में उत्तराखंड के बेहद दुर्गम लिपुलेख दर्रे से 50-50 तीर्थयात्रियों के 10 जत्थों को सुरक्षित गुजारना होता है। और बिल्कुल इसी तरह सिक्किम के नाथुला से भी 10 जत्थों का प्रबंधन होता है। इतने ऊंचे और मुश्किल इलाके में रसद पहुंचाना, मेडिकल सुविधाएं देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही मार्ग फिलहाल इस पूरी राजनयिक हलचल के बीचों बीच आ गया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ट्राई जंक्शन का भूगोल और इसका सामरिक महत्व। लिपुलेख दर्रा कोई आम जगह नहीं है। ये 5334 मीटर की भयानक ऊंचाई पर स्थित है। अंदाजा लगाइए, ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के लगभग बराबर है। इतने चरम मौसम और ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में कोई भी बुनियादी ढांचा बनाना या उसे मेंटेन रखना किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। लेकिन रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका इतना ज़्यादा अहम है कि कोई भी देश यहाँ अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहता। ये ऊंचाई सैन्य निगरानी के लिए किसी अभेद्य किले की तरह काम करती है। और ये अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक ट्राई जंक्शन है, यानी एक ऐसा रणनीतिक भौगोलिक बिंदु जहां भारत, नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमाएं आपस में टकराती हैं। यह सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं है, बल्कि तिब्बती व्यापारिक शहर तकलाकोट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। जाहिर है, जो भी देश इस ट्राई जंक्शन पर हावी रहेगा उसे सैन्य और रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। यही वजह है कि यहां पत्ता भी खड़कता है तो तीनों देशों की नजरें टिक जाती हैं। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हमारा तीसरा भाग है 1816 की सुगौली संधि और उसकी ऐतिहासिक जड़ें। ये वाकई बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जो तनाव हम देख रहे हैं उसकी असली जड़ 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक भारी चूक में छिपी है। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी। इसमें यह तो लिख दिया गया कि काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा, लेकिन उस नदी का सटीक भौगोलिक उद्गम यानी वो शुरू कहां से होती है ये बताना ही भूल गए। आज नेपाल कहता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जबकि भारत का स्पष्ट मानना है कि इसका उद्गम काला पानी से होता है। सोचिए, नक्शे की एक पुरानी अस्पष्टता आज कितनी बड़ी कूटनीतिक फांस बन चुकी है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये मार्ग एक तरह से जियोपॉलिटिकल थर्मामीटर रहा है। जब देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहें, जैसे 1954 में, तो इसे व्यापार के लिए मान्यता दे दी गई। 1962 में युद्ध हुआ तो रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। फिर 1992 में जब कूटनीतिक बर्फ थोड़ी पिघली तो इसे व्यापार के लिए दोबारा खोल दिया गया। यानी राजधानियों में होने वाले कूटनीतिक उतार चढ़ाव सीधे तौर पर तय करते हैं कि इन पहाड़ों के रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब बात करते हैं आज के हालात की। भाग 4, बुनियादी ढांचा और राजनीतिक बदलाव। साल 2020 में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मोड़ आया जब भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क का उद्घाटन किया। इसका मकसद तीर्थयात्रा को सुरक्षित बनाना, सैन्य रसद की आपूर्ति तेज करना और ढुलाई की लागत कम करना था।
लेकिन बुनियादी ढांचे के इस विस्तार ने नेपाल को सतर्क कर दिया। इसके जवाब में तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने संविधान में संशोधन करके एक नया आधिकारिक मानचित्र जारी कर दिया, जिसमें विवादित क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया। और ये सब यहीं नहीं रुका। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अक्सर देशों की घरेलू राजनीति से उलझ जाती है। अगस्त 2025 में व्यापार मार्ग कुछ समय के लिए खुले जरूर, लेकिन सितंबर आते आते बड़े विरोध प्रदर्शनों के चलते नेपाल की तत्कालीन सरकार ही गिर गई। फिर अप्रैल 2026 में बालेन शाह के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और मई में फिर से नए सिरे से राजनयिक विरोध दर्ज किए जाने लगे। अक्सर होता यही है कि घरेलू राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। आइए अब इसका जमीनी असर देखते हैं। भाग 5, व्यापार, पर्यटन और आजीविका। इन बड़ी बड़ी कूटनीतिक बातों से थोड़ा हटके सोचिए कि इन रास्तों का स्थानीय लोगों के लिए क्या मतलब है। ये पहाड़ी व्यापार कोई आज का नहीं, सदियों पुराना है। भारत की तरफ से गुड़, मसाले और तंबाकू तिब्बत जाता है और वहां से ऊन, बकरियां और कच्चा रेशम भारत आता है। ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है, ये इन सीमावर्ती गांवों के जीवित रहने का सदियों पुराना तंत्र है। बेहतर कनेक्टिविटी होने से सप्लाई की लागत कम होती है और इससे छोटे स्तर के व्यापार और स्थानीय रोजगार को सीधा फायदा पहुंचता है। लेकिन जब भी सीमाएं बंद होती हैं या नए नियम थोपे जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां रहने वाले आम इंसान को होता है। अभी हालात ये हैं कि सीमावर्ती समुदायों को बहुत ही सख्त नए कस्टम ड्यूटी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि मुश्किल से 100 रुपये के रोजमर्रा के सामान पर भी टैक्स वसूला जा रहा है। इन भू राजनीतिक तनावों की वजह से सदियों से आपस में जुड़े इन समुदायों का पूरा जीवन और उनका सांस्कृतिक ताना बाना बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो आखिर इसका हल क्या है? भाग 6, समाधान का रास्ता। अगर हम कूटनीतिक प्रयासों की बात करें तो स्थिति कुछ इस तरह है। नेपाल ने भारत से सड़क निर्माण और तीर्थ यात्रा को रोकने का औपचारिक अनुरोध किया है और साथ ही चीन से भी अपनी सीमाओं का सम्मान करने को कहा है। वहीं भारत का स्पष्ट रुख है कि लिपुलेख 1954 से ही एक मान्यता प्राप्त मार्ग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इस मुद्दे को केवल द्विपक्षीय नजरिए से हटाकर एक त्रिपक्षीय ढांचे में नहीं देखा जाएगा, तब तक कोई स्थायी समाधान खोजना बहुत मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और शांतिपूर्ण बातचीत ही फिलहाल सबसे व्यावहारिक विकल्प नजर आता है। भारत के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान बिल्कुल स्पष्ट और संतुलित है। भारत ने क्षेत्र के इस कृत्रिम विस्तार के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। एक जिम्मेदार कूटनीतिक रुख अपनाते हुए भारत ने साफ कहा है कि वो बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रचनात्मक चर्चा के लिए पूरी तरह खुला है। दूसरी ओर नेपाल का रुख भी शांतिपूर्ण समाधान की मांग करता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल सरकार ऐतिहासिक संधियों, खासकर 1816 की सुगौली संधि के आधार पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कूटनीति में ये एक बहुत ही पेचीदा स्थिति होती है। दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उनकी बुनियादी मान्यताएं और इतिहास को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या द्विपक्षीय बातचीत एक ऐसे जटिल सीमा विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा सकती है जिसे पहले ही एक देश के संविधान में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जा चुका हो? क्या कूटनीतिज्ञ ऐतिहासिक संधियों की इस उलझन का कोई शांतिपूर्ण बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर 5334 मीटर ऊंचे इन पहाड़ों पर रहने वाले आम लोग हमेशा यूं ही इस भू राजनीतिक बिसात का मोहरा बने रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।